जी हाँ, फाइनली होने वाली है आज की वीडियो एक माइक्रो नीच एपीके वेबसाइट पर, जो कि अर्न कर रही है अप्रोक्सीमेटली $30,000 पर ईयर। ये केस स्टडी एक माइक्रो नीच एपीके से रिलेटेड होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितने आर्टिकल पर ये माइक्रो ब्लॉग बेस करता है, उसके अलावा कितने बैकलिंक क्रिएट किए गए, फ्री थे या पेड थे, कितनी इनकम मंथली जनरेट हो रही थी और कितने सालों में इसने किस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो इनकम अपनी अप डाउन होते हुए यहाँ तक पहुंची है। और मेन फैक्टर के आपको एक एपीके वेबसाइट बनाने में क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से ये केस स्टडी भी आप तक डिले के साथ पहुंच रही है। और उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि मैं क्यों मना करता था आपको कि एपीके की वेबसाइट ना बनाया करें, वो भी बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसलिए आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं प्लगइन्स और थीम्स और तमाम पैटर्न विद टाइम पीरियड आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसे वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असवर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जी हाँ, आज की वीडियो केस स्टडी है माइक्रो नीच एपीके ब्लॉग पर, और उसके अलावा ये डिले के साथ इसलिए आ रही है क्योंकि एपीके वेबसाइट में सबसे ज़्यादा मसला डीएमसीए का होता है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इस डीएमसीए की वजह से फ्लक्चुएशन क्यों फेस करनी पड़ती है आपको, और अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे तब तो आपको एपीके ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज अनस्टेबिलिटी रहेगी आपके ब्लॉगिंग करियर में। तो एपीके फैंस जो मुझे सुबह शाम मैसेज कर रहे होते थे मेरी हर वीडियो पे आकर के एपीके ब्लॉग के बारे में ही बताएं, तो आज मैं उनके लिए एक डिटेल केस स्टडी लेके आया हूँ। उम्मीद है आप मोटिवेट भी होंगे और फिर जो एपीके पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर इस वीडियो के बाद आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो इस एपीके से रिलेटेड और डिटेल में अगर कुछ और जानना है, तो वो भी मैं अपनी फ्यूचर की वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं आज की केस स्टडी की तरफ। ये ब्लॉग जो कि माइक्रो नीच एपीके पर बेस करता था, ये रजिस्टर किया गया, बाय किया गया वेब डोमेन 18 जुलाई 2019 को, और डोमेन लेते के साथ ही उसके ऊपर आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर दी गई। और आर्टिकल राइटिंग में टोटल 40 आर्टिकल्स इस ब्लॉग पर क्रिएट किए गए, जिसमें से 10 इंफॉर्मेशनल आर्टिकल थे और बाकी 30 नॉर्मल टारगेटेड उस स्पेसिफिक एपीके से रिलेटेड 30 आर्टिकल्स थे। यानी कि टोटल 40 आर्टिकल्स पे बेस करती है ये माइक्रो नीच ब्लॉग, और आज के दिन तक ये 40 आर्टिकल्स पर ही चल रही है। यानी कि 2019 से लेकर आज के दिन तक वो 40 आर्टिकल्स इसको यहाँ तक लेकर आए हैं, क्योंकि वो तमाम चीज़ें उस स्पेसिफिक नीच से रिलेटेड उन तमाम 40 आर्टिकल्स में कवर हो गई हैं, और तमाम इन्फॉर्मेशन सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है जो आज तक इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे हुए हैं। और जितने भी 40 आर्टिकल्स लिखे गए, इसमें मिनिमम वर्ड काउंट एक आर्टिकल का 1000 वर्ड्स था और मैक्सिमम वर्ड काउंट 1500 वर्ड्स थे। इससे ज़्यादा का वर्ड काउंट किसी भी आर्टिकल में नहीं था। जिस तरह आप देख रहे हैं कि टोटल रेफरिंग डोमेन्स 3000 प्लस हैं इसी वेबसाइट पर, इसी एपीके ब्लॉग पर। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि तमाम के तमाम बैकलिंक्स फ्री सोर्सेज के हैं, यानी किसी भी किस्म की गेस्ट पोस्ट या पेड लिंक नहीं लिए गए इस वेबसाइट पर। और डोमेन रजिस्ट्रेशन के बाद वो तमाम आर्टिकल जब इसके ऊपर पब्लिश कर दिए गए, तो मई 2020 में ये वेबसाइट पहुंच गई 7000 डेली विजिटर पर, और उसी मंथ में गूगल एडसेंस से अर्न किए गए इस वेबसाइट पर $276। उसके बाद आइडली ऑप्टिमाइजेशन, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन की गई और अप्रैल में ही इसने अपने पीक को टारगेट किया, यानी कि पीक विजिटर गेन किए। जुलाई 2021 में इसने मैक्सिमम अर्न किया $3988 और अगस्त में मैक्सिमम अर्न किया $5200, जो कि पीक थी 2021 में। और ये ब्लॉग एक मैक्सिमम पेस पे चल रहा था, अप्रॉक्सीमेटली $4,000 to $5,000 की मंथली इनकम को मेंटेन कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था कि डीएमसीए रिसीव हो गया 10 अक्टूबर को इसके मेन यूआरएल पे, यानी कि होम पेज पर डीएमसीए रिसीव हो गया, जिसके बाद एक स्लम्प आया इसकी हिस्ट्री में, इसकी ट्रैफिक में। और जिस तरह इसके मेन पेज पर डीएमसी आया, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि वही मेन प्रोडक्ट और वही मेन कीवर्ड्स होम पेज पे टारगेट हुए हुए थे, जिसकी वजह से मैं भी यही कहता हूं कि आपको ऐसे कीवर्ड्स अपने होम पेज पर, ऐसे कीवर्ड्स नहीं टारगेट करने चाहिए जिस पर आपको डीएमसी आया, और वो भी होम पेज पे आए, क्योंकि होम पेज आपकी बैकबोन होती है। और जिस तरह अक्टूबर में डीएमसी आया, तो 5 अक्टूबर के बाद डिक्रीज होने लग गई इसकी ट्रैफिक और इसके कीवर्ड्स, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ा नवंबर की इनकम पर, कि नवंबर में जिस तरह आप देख रहे हैं कि ग्राफ डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो गया। और इसी डीएमसी के आने के बाद जिस तरह लोग अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं और उसके बाद
उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं करते हैं या वो समझते हैं कि जब DMCA आ गया रिकवर नहीं हो सकेगी, तो यहीं पर इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके समझने की है कि जब DMCA आ जाता है तो फिर आपके पास वो कीवर्ड्स निकल सकते हैं जिस पर आपको DMCA रिसीव हुआ है। पर अगर आपके पास अदर पेजेस बने हुए हैं, जिस तरह इस वेबसाइट में 30 अदर पेजेस भी बने हुए थे जो कि उसी APK से रिलेटेड थे, तो उसके और ऑप्टिमाइज किया गया, उन्हीं कीवर्ड्स पर फोकस किया गया, क्योंकि होम पेज पर तो DMCA आ गया था तो बच गए थे बाकी पेजेस, जिसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के साथ फर्दर और बैकलिंकिंग के साथ और ऑप्टिमाइज किया गया। उस 6 महीने तमाम ऑप्टिमाइजेशन का फायदा ये हुआ कि वेबसाइट वापस 25 अप्रैल 2022 पे अपने पीक पे गई दोबारा, जो कि थी 40,000 विजिटर पर डे पर। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि कभी भी आपको कोई DMCA आता है, कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट आता है जिसके बाद आप चीज़ें छोड़ देते हैं, कोई पेनल्टी आती है या किसी भी किस्म का मैनुअल एक्शन आता है, तो वो रिकवरेबल होता है। और यही इस केस में हुआ कि उस 6 महीने के बाद वो रिकवरी आई और वो वापस अपनी पुरानी स्टेट की तरफ रवा दवा हो गया। और फिर 2022 में मार्च और अप्रैल में गूगल एडसेंस की जिस तरह अपडेट आ रही है, जिस पर मैंने स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाई थी कि जिसमें लोगों की पेमेंट डिले के साथ हो रही है और वो फर्दर चेक कर रहा है उसकी पेमेंट पे, सेम डेट पर 2 अमाउंट्स इशू हुई गूगल एडसेंस की तरफ से जो कि पिछले कुछ पीरियड में रिवीजन में थी या चेकिंग में थी, वो भी इशू हो गई 20 और 22 मई 2022 पे। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सा थीम यूज़ किया गया इस ब्लॉग को बनाने के लिए। तो इस ब्लॉग को बनाने के लिए यूज़ हुआ एस्ट्रा थीम, और जो प्लगइन यूज़ हुए इस APK ब्लॉग को बिल्ड करने के लिए वो थे रैंक मैथ, लाइट स्पीड कैशे, शॉर्ट कोड अल्टीमेट, लकी, टेबल ऑफ कंटेंट, रिच स्निपेट, स्कीमा। और उसके अलावा गूगल एडसेंस, जिस तरह मैं हिस्ट्री के साथ आपको बताता रहा कि गूगल एडसेंस ही वाहिद पेमेंट मेथड था, मोनेटाइजेशन मेथड था जो इसमें यूज़ किया गया, उसके लिए एड इंसर्टर का प्लगइन यूज़ किया गया। अब दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब भी आप APK ब्लॉग बनाते हैं तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम APK अपने पास सेव करेंगे या फिर मीडियाफायर या अदर कंपनीज पर होस्ट करेंगे। तो अगर आपने सीरियसली रैंकिंग करनी है तो फिर आपको वही APK होस्ट करनी पड़ेगी अपनी होस्टिंग में। तो शेयर्ड होस्टिंग तो इतना लोड नहीं बर्दाश्त कर सकती, उसके लिए मिनिमम आपको VPS लेना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट आपने माइंड में ज़रूर रखनी है। और जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं कराएंगे तब तक आपको बेनिफिट मैक्सिमम नहीं मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि APK वेबसाइट पर किस मेथड के थ्रू काम हुआ और क्या साइड इफेक्ट होते हैं DMCA की शेप में, जिसके लिए आपने फिजिकली तैयार रहना है और फिर वापस रिकवरी भी हो सकती है APK ब्लॉग पर। और जो लोग मुझे मैसेज करते थे, अगर इस केस स्टडी के बाद आप समझते हैं कि मुझे APK से रिलेटेड और नॉलेज देना चाहिए तो फिर आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे, ताकि मैं फ्यूचर वीडियोज़ APK से रिलेटेड वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स क्या होते हैं जो कि आपने इग्नोर करने होते हैं और किन कीवर्ड्स को फोकस रखना होता है, इनकी मेन डिवीजन कैसे होती है, तो फिर आपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम APK इंडस्ट्री से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं और न्यू चीज़ें सीखना चाहते हैं और मोटिवेट होना चाहते हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।